1995 से स्टार्ट किया था। जी सर। अंडर 14 से स्टार्ट किया था 1995 से, और मैं 2017 तक नेशनल खेला कंटिन्यूस। बीच में एक दो गैप रह के, तो मैंने पहले भी खेला, अभी भी खेला है। जी सर। तो मुझे पहले हम लोग खेलते थे तो पहले का गेम थोड़ा स्किलफुल था। जी सर। और अभी का गेम है थोड़ा स्पीड वाला। एवरीवन, नमस्ते सर। नमस्ते एंड वेलकम इन द खोट राउंड। आज हमारे साथ ये गर्व की बात है कि हमारे 7वें एपिसोड में हमारे साथ भारतीय टीम के बेस्ट प्लेयर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, कमलेश परमार सर है, जो कि गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है और खो खो जगत में बहुत ही बड़े नाम कमाए हैं सर ने एशियन खो खो चैंपियनशिप जो कि 2016 में खेला गया था, उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और साथ ही साथ 12 सीनियर नेशनल, 12 सीनियर नेशनल में सर ने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इतना ही नहीं, सर ने अपने टीम के लिए खेल महाकुंभ, इसमें भी सर ने अपने टीम को कप्तानी करते हुए 5 बार गोल्ड मेडल जिताया है और बहुत ही सारे अनेक इनाम प्राप्त किए सर ने और अपने देश को और अपने राज्य का नाम ऊपर किया। तो चलिए अब आगे की कहानी सर से जानते हैं कि सर ने खो खो कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और इस महानतम के शिखर तक कैसे पहुंचे सर, और हम लोग उनसे कैसे प्रेरित हो सकते हैं, हम युवा पीढ़ी सर से क्या क्या चीज सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपने खो खो कब से शुरू किया था सर? मैं 4th स्टैंडर्ड में था। जी सर। तब से मैंने खो खो स्टार्ट किया है, वो बेसिक लेवल पे। फिर जैसे जैसे मैं 6th स्टैंडर्ड में आया, तब से मैं अच्छा पार्टिसिपेंट अच्छी टीम के साथ करने लगा। फिर मेरे को अच्छा लगा तो सर ने बोला तू अच्छा खेलता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। तो फिर मैंने उसको सीरियसली चालू कर दिया। जी सर। और जैसे कि आपके सर ने बोला कि आपको खो खो खेलना चाहिए और आपने 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो मोटिवेशन, जो भी कोई काम करने के लिए हमें एक इनर साउंड से मोटिवेशन आता है, एक प्रेरणा आता है, तो आपको वो प्रेरणा कैसे मिला और आप वो अपने आप को कैसे मोटिवेट किए कि नहीं हमें एक अच्छा खो खो प्लेयर बनना है अब आगे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली जहाँ मैं रहता था बचपन में, मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पर इवनिंग में मीन्स 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ पे मेरे जो गुरु है मिस्टर मानिक धुमार, वो आते थे और बच्चों लोग को ऐसे ही खो खो, लंगड़ी और कबड्डी, ये तीन गेम ही वो हॉस्टल में चलता था। तो वहाँ पे कैसा था कि सब लोग सब छोटे छोटे बच्चे थे, 5 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, सब मीन्स प्राइमरी वाले थे। तो वो सर आते थे, तो क्या है वो सर बाहर से आते थे, तो सब उस टाइम पे लगता था कि चलो सर आए हैं खेलने चलो, सर आए हैं खेलने चलो। तो पूरे दिन तक कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक ही बंदा मीन्स एक ही आदमी था जो बाहर से आके लोगों को कुछ न कुछ सिखाता था। तो हमें अच्छा लगा, हमें मीन्स मुझे अच्छा लगा कि चलो सब लोग जाते हैं तो कुछ होगा। तो हम लोग ने स्टार्ट किया, सब लोग खेल रहे थे तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो सर बोले तेरा रनिंग अच्छा है, तू रोज आना। तो फिर ऐसे करके मुझे सर से अच्छा प्रेरणा मिली कि नहीं, सर ने बोला है अच्छा रनिंग करता है तो आना चाहिए। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हॉस्टल में आपके जो टीचर आते थे बाहर से, वो आप लोग को सिखाते थे और उसमें आपको खेल में बहुत अच्छा लगा और आप आगे खेलने के लिए वहाँ पे सोचे और आपको एक अच्छा चांस मिला वहाँ से। तो सर जैसा कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और भारतीय कम्युनिटी में होता क्या है कि खेल कूद को उतना बढ़ावा नहीं मिलता है। अगर बच्चा पढ़ना चाहे, बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा अफसर बनने के लिए बोले पेरेंट्स को, तो वो उनको फुल सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब
पेरेंट्स को बच्चा बोले कि नहीं मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, पार्टिकुलरली अभी खो खो के, तो उस समय में आपके सिचुएशन में क्या सीन हुआ, आपके पेरेंट्स के तरफ से क्या सपोर्ट रहा, और उसके साथ ही साथ आपको खो खो खेलते हुए किन किन तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कोई भी गेम खेलो तो चुनौतियां तो है ही। जी सर। लेकिन पेरेंट्स की बात करें तो मैं जब से छोटा था तब से मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ कोई प्रेशर या फिर मेरे को कुछ तू ये मत कर ये मत खेल, वो डिपेंड मेरे पे ही था कि मुझे क्या करना है। तो मुझे ही डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना है। तो मैं अपना अच्छे जो भी मुझे अच्छा लगता था वो मैं करता था। और मुझे खो खो खेलना मीन्स उधर अच्छा लगा, मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको डेली रूटीन में ही उसको ले लिया कि नहीं शाम को 5 बजे से 6 बजे खो खो ही खेलना है। इसके लिए मुझे कोई ऐसे आपने बताया कि पेरेंट्स लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे तो ये चीज आई नहीं मेरे लाइफ में कि आपको कोई सपोर्ट करे, तो वो मैंने खुद डिसीजन लिया है, मुझे खेलना है तो मैं खेलूंगा और मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा। जी सर। तो आपके फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट रहा और आपने उस सपोर्ट को, उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाया और आप इंटरनेशनल लेवल तक खो खो खेले और अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य का नाम रोशन किए। ये बहुत ही अच्छी बात है सर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। अभी सर आप अपना सर्विस कहाँ पे दे रहे हैं और आप कौन से जॉब कर रहे हैं सर? मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में हूँ अभी फिलहाल, प्राइवेट जॉब है मेरा। मैं पहले से ही बहुत सालों से यही मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक में ही जॉब करता हूँ। पहले मैं फिलिप्स कंपनी में था, उसके बाद में मैं अभी मैं अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है न्यू कंपनी एस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए वो चीज हमारे जान से भी प्यारा होता है। उसी प्रकार से आप खो खो को कैसे परिभाषित करेंगे कि खो खो हमारे लिए क्या है? खो खो जो खेलता है ना सर, वो ही जानता है वो क्या है। यस सर, एकदम सही। जो नहीं खेलता है उसे कुछ पता नहीं। ये इमोशनली बहुत अटैच गेम है और ये एक्चुअली क्या है, ये खो खो मीन्स जो प्लेयर बचपन से खेलता आया है, वो 14 से खेलता है, 18 में खेलता है, सीनियर में खेलता है, तो वो उसके ब्लड में है खो खो। क्योंकि जैसे कि हमें बचपन में पढ़ाई के लिए भी बताते हैं कि ये 10th क्लियर कर दो, 12th क्लियर कर दो, उसके बाद में इंजीनियरिंग क्लियर कर दो, ये सब ऐसे ही 14, 18 सीनियर अपना भी ऐसा लेवल है गेम का। वो भी एक डिग्री ही समझ लो। हमारे हम जो 14 से 18 में आते हैं, 18 से सीनियर में आते हैं, तो उस टीम में बैठने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो ये जो खो खो प्लेयर है वो ऐसे ही नेशनल या इंटरनेशनल या कोई डिस्ट्रिक्ट का टीम में नहीं आता है, वो बहुत मेहनत करके आता है। जी सर। इसके ये मीन्स ये अपने मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट व्यू से करता हूँ, कहना चाहूँगा कि ये भी जो भी खो खो प्लेयर है वो जो अच्छे से अच्छे लेवल पे खेलते हैं वो इसके लिए खेलते हैं क्योंकि वो खो खो अभी उसके ब्लड में है। जी सर। ब्लड में आ गया है तो फिर वो उसको ऐसे एक दिन भी नहीं रहेगा वो प्रैक्टिस बिना उसको रह पाएगा। जी सर। तो वो मेरा मानना है कि खो खो के अपने ब्लड में रहता है, इसलिए हम लोग उसको यही रूटीन में खेलते हैं। सर, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि एक खो खो प्लेयर जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है गेम, वो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एज कैटेगरी से होके गुजरता है। तो जैसे कि एकेडमिक में होता है कि बच्चे को डिग्री मिलता है, उसी टाइप से इसमें भी हमारे लिए एक तरह से डिग्री ही है। और जितना हम लोग अपने गेम में व्यतीत करते हैं समय, उतना ही ज्यादा हमारे अंतर्मन को छूता है ये गेम
और उतना ही ज्यादा हम लोग उससे लगाव और उसमें जुड़ते जाते हैं। यस जी सर, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। जैसा कि सभी खिलाड़ियों का अपना अपना एक स्किल होता है कि हमारा ये स्किल बेस्ट है, हमारा चेजिंग अच्छा है तो हमारा डिफेंडिंग अच्छा है। तो उसी संदर्भ में सर आप अपने कौन से स्किल को अच्छा किया और कौन से स्किल पे आपने महारत हासिल किया सर? देखिए, बोलना चाहूँगा कि मैं सही में जैसे सीनियर लेवल में खेलना शुरू कर किया ना, तब से मुझे पता है कि आपको सीनियर टीम में रहना है या सीनियर टीम में परफॉर्म करना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और उसमें वो भी है कि मेहनत के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लाना पड़ेगा। जी सर। तो मैं एक ऑलराउंडर की हैसियत से मैं खेलता था टीम में। जी सर। तो मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया पोल टर्न। जी सर। हाँ, तो मेरे करियर में मैंने पोल टर्न से बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को आउट किया है। जी सर। हाँ, तो उसमें मुझे लगता है मैंने उसमें थोड़ी महारत। ये सर, थोड़ी नहीं, आपने बहुत ही महारत हासिल की और उसी सब टेक्निक के कारण आपको एक इंटरनेशनल लेवल तक का प्लेटफॉर्म मिला और आपने उसे कमाया सर। हाँ, वो मैंने पोल टर्निंग से मेरा डाइव अच्छा आता था। पोल टर्निंग से मैं प्लेयर को जल्दी, मेरा पोल टर्निंग इम्प्रूव हो गया था तो उससे मुझे जल्दी से विकेट भी मिलता था। जी तो सर। वो मैं बोल सकता हूँ वो मेरा फेवरेट स्किल है और मैंने उसमें बहुत मेहनत किया है। जी सर। डिफेंस साइड के लिए मैं फुटवर्क इम्प्रूवमेंट किया है और मेरा रिंग गेम मेरा फेवरेट है। वो मैं थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट कितना भी खेलता था, लेकिन मैं ज्यादातर उसमें रिंग गेम को डालता था। जी सर। तो रिंग गेम से मैंने बहुत लोगों को देखा है खेलते हुए रिंग गेम। वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। जब मैं नया था वो भी लोग शायद नए ही थे, पुराने लोग भी खेलते थे, लेकिन रिंग गेम बहुत लोग खेलते थे। तो मुझे वो अच्छा लगा कि नहीं, इसमें कुछ लाना चाहिए। तो मैंने रिंग गेम के लिए बहुत फुटवर्क के लिए बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे प्लेयर्स से बातें की, वो कैसे खेलना चाहिए, कौन सा लैंडिंग, आपका लैंडिंग वाला लेग अच्छे से गिरता है कि नहीं। मैंने उसके लिए मार्किंग भी किया है, मार्किंग करके भी मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। जी सर। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। सर, हमारे जितने भी प्लेयर जो भी सफल होते हैं या असफल भी होते हैं, नो इश्यू, लेकिन हम सभी के पीछे एक होते हैं गुरु जो हमें सिखाते हैं। तो सर, आपके गुरु, आपके कोच, आपके मेंटर कौन थे और उन्होंने आपको खो खो का कैसे प्रशिक्षित किया सर आपको? मेरे गुरु मीन्स मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं बेसिक लेवल मेरा था, मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक लेवल पे खेलता था, तब मैं हॉस्टल में था। तो वहाँ पे एमके धुमाल करके सर आते थे। उन्होंने मेरा बेसिक अच्छे से किया है। उन्होंने अच्छा 14, 18 वो सब लेवल तक मुझे खिलाया। उन्होंने अच्छे से गाइड किया है। बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि आप बहुत आगे तक खेल सकते हो। फिर आगे जाके जैसे मैंने सीनियर नेशनल में खेलना शुरू किया तो मुझे और भी मेरे गुरु मिले। वो एक अपने आप में अर्जुन अवार्ड है, उनका नाम है श्री सुधीर परब है। उन्होंने भी मुझे बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाई है। जी सर। वो भी मुझे बोलते थे कि नहीं, तू बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है, तू बहुत आगे जा सकता है। जी सर। गुरु हमें जानते हैं, हमारे टैलेंट को पहचानते हैं और उस टैलेंट को हम लोग को वो देख के बता देते हैं कि आप अच्छा खेलो, आप अच्छा मेहनत करो, आप एक दिन जरूर नाम कमाओगे। हाँ, सही बताया। जी सर। तो सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। आपके समय का खो खो, जब आप अभी से 15 साल पहले खेलते थे, और अभी का खो खो, इस दोनों में आपने क्या मुख्यतः परिवर्तन देखा है? किस तरह के उतार चढ़ाव और किस तरह के प्लेयर्स का एटीट्यूड या प्लेयर्स का जो प्रैक्टिस होता है वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है सर? क्वेश्चन अच्छा बताया।
एक्चुअली मैंने 15 साल, मैंने 1995 से स्टार्ट किया था। जी सर। अंडर 14 से स्टार्ट किया था 1995 से, और मैं 2017 तक नेशनल खेला कंटिन्यूस। बीच में एक दो गैप रह के, तो मैंने पहले भी खेला, अभी भी खेला है। जी सर। तो मुझे पहले हम लोग खेलते थे तो पहले का गेम थोड़ा स्किलफुल था। जी सर। और अभी का गेम है थोड़ा स्पीड वाला है। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन आपने सही बताया कि प्लेयर्स का एटीट्यूड है ना, वो सही में चेंज हो गया है। जी सर। तो पहले के प्लेयर खेलते थे, अच्छा खेलते थे, अभी भी प्लेयर भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन पहले के प्लेयर का कैसा रहता था कि अगर हम लोग का गलती से भी कुछ डाइव में उनको थोड़ा सा भी लग गया हाथ, तो अभी वो लोग बहुत आराम से बोलते थे कि भाई धीरे से मारो। और अभी के प्लेयर को अगर डाइव मारते हैं और थोड़ा सा भी ज्यादा लग गया तो वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं, मीन्स वो झगड़ा कर देते हैं। तो ये थोड़ा मुझे हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं अभी के थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं, तो ये हम मानते हैं, ये हमारे तरफ से, अभी हमारी यंग जनरेशन की तरफ से थोड़ी सी ये गलती हो रही है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि कूल होते हुए डिसिप्लिन में एक अच्छे खेल भावना का परिचय देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और खेलेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। फ्रॉम ए नॉर्मल प्लेयर टू अ इंटरनेशनल प्लेयर, एक साधारण प्लेयर से एक अंतरराष्ट्रीय प्लेयर जो कि देश को गोल्ड मेडल जिताया हो, इस पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं सर? इसमें ये सब जैसे कि कोई भी प्लेयर रहेगा तो अपने देश के लिए खेलना है उससे, तो वो उसको प्राउड ही होगा, क्योंकि अपने देश के लिए उसको खेलना है। और जब तक वो खेलता नहीं है तब तक वो साधारण प्लेयर ही है। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ या मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं वही, मेरा जो पुराना वाला जो अंदाज है वही मैं लेके ग्राउंड में जाता हूँ, बच्चे को के साथ जूनियर बैच की तरह ही खेलता हूँ, अभी तक खेलता था। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर को ऐसा फील होता होगा कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ तो मैं ऐसा अलग ही रहता हूँ, अलग मेरा अंदाज रहेगा। कुछ नहीं है, जो साधारण व्यक्ति है वो अपनी जैसा है वैसा ही रहते हैं। जी सर। और ये आप लोग का बड़प्पन है कि आप लोग इतने महानतम के शिखर पे जाते हुए भी हमारे जितने भी यंग प्लेयर है, जितने भी एक स्टार्टिंग किए हैं खो खो प्लेयर, उनको भी आप लोग एक बराबर के तरह मानते हैं और एक अच्छे से मोटिवेट करते हुए खेलते हैं और खिलाते हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस गेम के प्लेयर हैं जहाँ की हमारे सभी सीनियर प्लेयर एक परिवार के तरह, अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और हम लोग को अच्छे से खिलाते हैं और खेलते हैं। रियली सर, प्राउड ऑफ यू सर। जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। हम सभी खिलाड़ी जो एक खेल स्टार्ट करते हैं उन सभी का सपना होता है कि हम अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, अपने देश का तिरंगा सबसे ऊपर फहराते हुए देखे, और आपने ये सौभाग्य पाया है सर। वो जो 3rd एशियन खो खो चैंपियनशिप 2016 में खेला गया था, उसमें आपने उस तिरंगे को सबसे ऊपर फहराते हुए देखा है। आपके कंधे पे वो तिरंगा था, आपने उसे पूरे खो खो के मैदान पे घूमते हुए फहराया। तो वो फीलिंग कैसा रहता है सर, और उस समय आप लोग कैसा महसूस करते हैं सर? कृपया करके हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें सर। वो एक्चुअली हमारा जो बांग्लादेश के साथ फाइनल मैच हुआ था, जी सर। तो वो फाइनल मैच जीतने के बाद जी सर, हम लोग सभी खिलाड़ी, जितना हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते, बहुत बहुत खुश थे। और हमारे जो ऑलरेडी खेल चुके हुए थे योगेश मोरे, जो हमारे अच्छे मित्र भी है, जी सर, तो उन्होंने आगे और एक इंडिया के लिए एक मेडल लिया था
साउथ एशियन गेम से। जी सर। ये उनका दूसरा मेडल था इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, तो वो बहुत गाइड करते थे हम लोग को जी सर। कि ये लेवल पे ऐसा रहता है, ये लेवल ऐसा रहता है, और सब लोग को अच्छे से गाइड करते थे वो। जी सर। मुझे लगता है वो अकेले ही थे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर था। जी सर। तो उन्होंने हमारा जैसे ही हम लोग मैच जीते तो उन्होंने तुरंत ही इंडियन फ्लैग लेके आए और सबको दिया, और हम लोग को वो जो मोमेंट था वो उसका लाभ मिल गया हमें। और वो जो उतना इमोशनली मोमेंट था तो हम लोग हमारी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले हैं। क्योंकि जो वो दिन थे, मुझे लगता है वो अप्रैल ही था, वो अप्रैल ही था। हाँ, 10 अप्रैल ही था, और मैं 10 नंबर ही पहनता था, तो 10 अप्रैल ही था, थोड़ा थोड़ा याद है। और वो दिन हम में से कोई नहीं भूलने वाला है। तो वो बहुत प्राउड वाला दिन था, और हम लोग उसी की वजह से आज यहाँ पे आपके सामने हैं। जी सर। और उसी क्षण के लिए हम सभी प्लेयर एक पहले दिन जब से खो खो स्टार्ट किए थे या कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, वही क्षण जीने के लिए हम लोग पूरा अपना मेहनत करते हैं और अपना पूरा खून पसीना बहाते हैं कि एक तिरंगा फहराए हम लोग। और ये बहुत ही गर्व की बात है, और आप इतने भाग्यशाली है कि आपको ये मौका मिला है। और हम ट्राई करेंगे कि हम ये मनोकामना करेंगे कि हमारे सभी प्लेयर को ऐसा अवसर मिले, ऐसा भाग्यशाली आपके जैसा हमारे सभी प्लेयर भाग्यशाली बने। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। कोई भी टूर्नामेंट के लिए हम लोग को एक अलग से टाइट प्लान होता है, एक अलग से फॉर्मेट होता है तैयारी करने का। तो उस तरह से आप कोई भी टूर्नामेंट के लिए किस तरह का तैयारी करते थे, किस तरह का आपका मेन्यू रहता था, और किस तरह से आप वर्कआउट, एक्सरसाइज, स्किल, ये सभी प्लान आप कैसे करते थे? कृपया करके हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। आपका सवाल अच्छा है। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। जी सर। आप बोलने जाऊंगा तो जैसे कि कोई भी टूर्नामेंट डिक्लेयर होता है तो हमें पता है कि हम उस लेवल के खिलाड़ी हैं जो हम गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत फिटनेस के लिए काम करते थे। जी सर। क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहोगे तो अच्छा खेल नहीं पाओगे। जी सर। अगर फिट नहीं रहोगे तो आपका परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा। जी सर। अच्छा खाना खाना है, अच्छी से नींद लेनी है। जी सर। तो वो जैसे ही कुछ भी टूर्नामेंट डिक्लेयर होता है तो वो इंडिविजुअली सभी जो भी खिलाड़ी है, मैं सबको बताना चाहूंगा, जो भी खिलाड़ी अच्छे लेवल पे खेलते हैं और अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जी सर। उन्होंने खाना खाने में भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। और मैं जब पहले खेलता था तो मेरे साथ बहुत अच्छे प्लेयर खेलते थे जो अदर स्टेट के थे, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, आंध्र प्रदेश है, और भी कर्नाटका के अच्छे प्लेयर आते थे। जी सर। तो वो लोग ज्यादातर मैंने नहीं देखा है कि कोई प्लेयर बाहर बैठा है, इंजूर है। तो उसका वही रीजन था कि वो लोग अच्छे से डाइट, अच्छी सी प्रैक्टिस, बहुत सी चीज को ध्यान में रखते हुए वो पूरी टूर्नामेंट खेलने के लिए आते थे। जो 12 प्लेयर थे, 12 के 12 प्लेयर, कभी भी मैंने कोई प्लेयर ज्यादातर इंजूर नहीं देखा है। उसका मतलब है कि उनका प्लान अच्छा था। और अभी के प्लेयर देखने जाएंगे तो आपको टूर्नामेंट खत्म होने तक में बहुत सारे प्लेयर, पूरी टीम की अच्छी लेवल की टीम के बहुत सारे प्लेयर में से 2-4 प्लेयर इंजूर हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा लेवल पे इंजरी हो जाती है। तो उसका वही रीजन है कि देखो अभी मैच आया है तो थोड़ा इंजरी बढ़ेगा। जी सर। लेकिन उसको भी आपको उससे ही अभी देखो मैच में ही खेलना ही है, तो उसके लिए फिट भी रहना है। जी सर।
हमारे पहले से कबड्डी प्लेयर मैट पे खेलते हैं, वो भी बहुत लोग इंजूर होते हैं, लेकिन वो भी उसमें एडजस्ट करते हैं कि भाई हमें इंजरी नहीं लाना है, अच्छे से खेलना है। तो वही चीज है, डाइट अच्छे से करो, खाना टाइम पे खा लो, सोना भी जल्दी है। जी सर। जो कॉलेज में है अभी जॉब नहीं करते तो वो अपना प्लान अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर है तो अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं, मुझे लगता है। जी सर। तो एक अच्छे से खान पान का एक अच्छा सा संतुलन और एक्सरसाइज और वर्कआउट से हम लोग एक अच्छे टूर्नामेंट में एक अच्छा ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जी सर। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर। तो सर जैसा कि हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हम कोई बड़े टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी कोई भी चीज में हम सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। तो इस तरह के चीजों को हम लोग कैसे हैंडल करें, कैसे उस समय में अपने आप को पॉजिटिव रखें, और क्या आप भी इस तरह के उतार चढ़ाव से अगर आए हैं तो आप अपने भी एक्सपीरियंस के साथ हम लोग को मोटिवेट करने का प्रयास करें। जी, उतार चढ़ाव तो सभी प्लेयर में आता है। वो आप एक दो टूर्नामेंट में अगर परफॉर्मेंस नहीं आता है जी सर, तो आपका चयन नहीं होगा। जी सर। तो आपको सभी जैसे कि आपका चयन नहीं हुआ है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो अभी खेल छोड़ देना चाहिए। जी सर। ऐसे तो मैं 18 में था तो बहुत अच्छा खेलता था, ट्रायल सिलेक्शन में 5 मिनट 4 मिनट खेलता था, फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ था। तो मैंने अगर उसी समय में मैंने गेम छोड़ दिया होता तो मैं अभी इंडिया भी नहीं खेलता, मैं इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बनता। जी सर। तो हमें हर खिलाड़ी को एक टूर्नामेंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक नेशनल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी सर। आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो अगले सीनियर प्लेयर से बात करनी चाहिए। यस कि मेरा गेम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं भी बात करता था, अभी तक करता था जब तक खेलता था कि भाई मेरा गेम नहीं हो रहा है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं। मेरे को भी कोई ना कुछ फोन करते हैं, मेरे को भी पूछते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग को गेम नहीं होता तो सीनियर्स से बात करनी चाहिए। और बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा ही। जी सर, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग को भी एक कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा और हम लोग भी एक सही फिर से अपने आप को कमबैक कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। जैसा कि हम लोग अपने जीवन को अपने अपने अंदाज से जीते हैं, हमारे कोई भी वर्क करने का अपना अपना अलग तरीका होता है और हम लोग अपने अपने अलग जो होता है मंत्र उसको फॉलो करते हैं कि हमें वो चीज फॉलो करेंगे तो हम ऐसा बनेंगे। तो उसी प्रकार से सर आपका सक्सेस मंत्र क्या रहता था और आप कैसे उसको फॉलो करते थे सर? सक्सेस मंत्र, अगर प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अगर मैं प्रैक्टिस करता ही हूँ तो मुझे पता है मैं परफॉर्म करने वाला ही हूँ। जी सर। तो ये मैंने मेरे जीवन में मैंने मेरे गुरु लोग ने भी बताया था मुझे। जी सर। कि भाई तू प्रैक्टिस करता रहे तो तू एक अच्छा प्लेयर है ही, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे सक्सेस स्टोरी को मैं बताऊंगा कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तभी मैं खेलूंगा, अदरवाइज मेरा परफॉर्मेंस नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो यही है कि प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। जी सर। और सर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। हम सभी जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं और डिफरेंट टाइप का हम लोग को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सर हमारे इस खो खो खेल से हम किस तरह से अपने आप को अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निखार करते हुए, अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए, ये हमारे गेम इस कैसे एक अच्छे नागरिक को तैयार करता है सर? खो खो गेम एक टीम इवेंट है, तो टीम गेम है। तो टीम गेम है तो वहां से ही एक सोसाइटी बन जाती है। यस सर। तो हम लोग को उसमें 12 लोग नहीं रहते हैं। उसके वो टीम के पीछे बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं। एग्जैक्टली सर।
हाँ, उसके लिए प्रेरणा मिलती रहती है। जी तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। हमारे जितने भी युवा पीढ़ी जो अभी खो खो स्टार्ट किए हैं या फिर से खो खो खेल रहे हैं, उन सभी को आप कुछ टिप्स या फिर से कोई एक सुझाव देना चाहेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिस करो और अपने आप को किस तरह से मजबूत रखो तो आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो सर? प्रैक्टिस करना मीन्स करना ही है। वो मैं सभी न्यू प्लेयर या कोई भी जो कंटिन्यू प्लेयर है, सीनियर प्लेयर भी खेलता है टीम में, जी सर। तो विदाउट प्रैक्टिस वो कोई भी प्लेयर है, कितना भी बड़ा प्लेयर है, वो नहीं खेल पाएगा, वो उसका 100% नहीं दे पाएगा। तो मैं ऐसा एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सभी लोग अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करो और रेगुलर ग्राउंड पे जाओ और अपने जूनियर से अच्छे से बात करो। जी सर। उन्हें भी सिखाओ और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। जी सर। और अब एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो सर हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये है कि आपकी टीम कोई एक नए स्किल की तरफ बढ़ना चाह रही है, कोई नए स्किल को अपने टीम के गेम में लाना चाह रही है और वो सीखना चाह रही है और वो उसमें सफल नहीं हो पा रही है, मतलब कि वो सीखने में उनको कहीं दिक्कत हो रहा है। तो आप उस समय अपने आप को कैसे वहां पे रखोगे और कैसे अपने आप को एक टीम के तरह शो करोगे सर? जैसे कि कोई भी न्यू स्किल के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। जी सर। तो उसको सबसे पहले हमें उसको बेसिक पे जाना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली वो बेसिक पे इसके लिए जाना है कि वो उससे क्या मीन्स प्लेयर्स को क्या फायदा होने वाला है और उसको हम लोग कैसे इजीली उसको डेवलप कर सके। तो सबसे पहले अगर कोई भी न्यू स्किल के लिए हम लोग जाते हैं तो हमें हमारे जो भी पुराने प्लेयर्स है या तो फिर हमारे सर है तो उनकी मदद हमें जरूर लेनी है। जी सर। तो सर इसी के साथ हमारा ये नॉर्मल क्वेश्चन का राउंड खत्म होता है सर। बहुत ही मजेदार राउंड है रैपिड फायर। जी सर। तो हमारे रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन ये है सर कि सर आपका फेवरेट स्किल क्या है सर? मेरा फेवरेट स्किल है पोल टर्निंग। जी सर। आपका जर्सी नंबर और इसके पीछे रीजन सर? मेरा जर्सी नंबर 10। जी सर। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि 10 मई को मेरे फादर का डेथ हो गया था, इसके लिए मैं वो पहनता था। सॉरी सर, ये दुखद बात है, लेकिन आप उस जर्सी नंबर को हमेशा अपने दिल के साथ रखना चाहते हैं सर। जी सर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका फेवरेट टीम सर? ठीक है, मेरा फेवरेट टीम है जय हिंद क्रीड़ा मंडल इचलकरंजी। जी सर। वहां से हमारे देश को बहुत ही होनहार खिलाड़ी मिले हैं सर, जो कि योगेश प्रकाश मौर्य सर। जी जी सर। और आपके फेवरेट प्लेयर सर? मेरा फेवरेट प्लेयर तो बहुत सारे हैं। मेरा फेवरेट है योगेश मौर्य। जी सर। और साकेत जैसे। जी सर। एक राजेश शेलर। जी सर। और एक शैलेश चुनारा। जी सर। ये मतलब इतने फेवरेट है कि आप कोई भी एक मेन प्लेयर नहीं चुन सकते। सभी प्लेयर में अपनी अपनी कुछ गेम है। जी सर। सभी प्लेयर में से कुछ न कुछ सीखना है अलग। सभी चार प्लेयर है, चारों में से कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, और इसीलिए वो आपके फेवरेट भी है सर। हाँ, योगेश के पास जाऊंगा तो वो बहुत जिद्दी है खेलना में, इतना मुझे खेलना ही है। जी सर। साकेत को चूज करूंगा तो साकेत में बहुत बहुत स्किल था और वो उसको बोलना चाहेंगे तो मैंने उसके जैसा कोई रिंग गेम खेलने वाला आज तक देखा नहीं। जी सर। टोटली फियरलेस। यस सर। जो लोग रिंग गेम से डरते हैं ना, उसको साकेत जैसे का गेम देखना चाहिए। राजेश शेलर ने मुझे पोल टर्न सिखाया है। राजेश शेलर एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उन्होंने भी 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है
ये गुजरात के ही है, वो मेरे कप्तान रह चुके हैं और वो। जी सर। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। आपका फेवरेट अपोनेंट टीम कौन से है? मेरा अपोनेंट टीम कोल्हापुर। कोल्हापुर, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। जी सर। तो अगला क्वेश्चन है सर, खो खो के अलावे जो आप दूसरे को भी गेम फॉलो करते हो सर? क्रिकेट खेलता हूँ, कंपनी से खेलता हूँ। जी सर। क्रिकेट में आपके फेवरेट प्लेयर कौन है सर? क्रिकेट में मेरा फेवरेट प्लेयर युवराज सिंह। जी सर, वो हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप जीता है। कैंसर उनको था, उसके बावजूद भी एक अच्छे प्लेयर के रूप में अपने आप को वहां पे रखा और देश को वर्ल्ड कप जीता है सर। जी जी सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, तो आप मैट वर्सेस मैट में किस पे खेलना चाहेंगे सर? नॉर्मल वाले ग्राउंड में खेलना ही पसंद करता हूँ, आज भी मुझे वही पसंद है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मैट पे खेलना जरूरी है। जी सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर, कोई भी एक बहुत ही यादगार मैच जो आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे सर? हाँ, मुझे याद है, तब तक मैं औरंगाबाद में अंडर 18 खेल रहे थे हम लोग, गुजरात वर्सेस तेलंगाना का मैच था। जी सर। तो वो मैच मुझे आज भी याद है और कभी भी मैं वो मैच नहीं भूलूंगा। जी सर। वो मैच का पूरा मैच हो गया, पूरा मैच टाई हो गया। जी सर। स्कोर याद नहीं है, लेकिन मैच टाई हो गया, दोनों इनिंग बाद टाई हो गया। और वो मैच के लिए हमें वापस, वो अंधेरा हो गया तो हमें वापस वो सुबह में मैच खेलना था। जी सर। तो वही मैच वापस सुबह में हम लोग खेले, वो भी फर्स्ट इनिंग वापस टाई हो गया। यस सर। हाँ, तो वो मैच में तेलंगाना के बहुत अच्छे प्लेयर थे, हमारे साइड से भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो वो मैच मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो मैच का नतीजा जल्दी आता ही नहीं था। जी सर। और वो मैच में परफॉर्मेंस भी मुझे याद है, तब तक मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था वो पूरे मैच में, अगले दिन भी और नेक्स्ट दिन दोनों में। नहीं, वो मैच हम लोग हार गए थे तेलंगाना से। लेकिन मुझे मेरी लाइफ का जो पहला अचीवमेंट था, वो मुझे वहां से 1000 रुपीज मिला था, प्लेयर ऑफ द डे। और मुझे डेट भी याद है, 27 मई 1999। यस सर। औरंगाबाद में वो मैच था। वो मैच, मैं तो क्या, वो मेरा टीम मैच से वो भी याद रखते। वो मैच सही में बहुत 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 तगड़ा मैच। जी सर। तो जैसा कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा मैच होता है जो कि हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारा बहुत ही खराब मैच भी होता है। तो उसी संदर्भ में आपका सबसे खराब मैच कौन रहा था जिसे आप जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे? हमारा मैच टॉप टीम से होता है। जी सर। तो बहुत ज्यादा विकेट चली जाती है, 20, 22, 24, और हम लोग 2, 3, 4, 5 ज्यादा से ज्यादा आउट करते हैं। तो वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो वो मैच याद रखने जैसी नहीं रहती है। तो ऐसी बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक अच्छे फाइटिंग स्पिरिट से अपने टीम को पॉइंट दिलाते हैं, विकेट दिलाते हैं, और उसी बदौलत आप अपने आप को एक अच्छा गेम का प्रदर्शन किए और एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर, कोई भी मैच खेलने से पहले हमें थोड़ा सा घबराहट होता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसी संदर्भ में सर, क्या आप लोग भी कोई भी बड़े मैच से पहले नर्वस होते हैं सर? जी, सभी, मुझे लगता है सभी प्लेयर होते होंगे। जी सर। क्योंकि हम लोग जैसे बचपन में सामने वाली अच्छी टीम रहती है, हमारी टीम भी डाउन रहती है, जो बचपन से ही वो फीलिंग रहता है। तो वो कोई भी मैच रहेगा तो थोड़ा सा नर्वस तो रहेगा ही। लेकिन अगर प्रैक्टिस किया है तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा। यस सर, एग्जैक्टली। प्रैक्टिस रहेगा तो फिर हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी सिचुएशन आए, कॉन्फिडेंस रहेगा, प्रैक्टिस करके आए, हम तो खेलेंगे। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो पूरा कन्वर्ट हो जाता है वो कॉन्फिडेंस में। यस तो दोनों टीम के जो खिलाड़ी है वो सब अपना अपना कॉन्फिडेंस वापस ले लेते हैं। यस सर, कोई भी टीम में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं,
अगर आप चाहें तो आप अपने टीममेट में आप अपना निकनेम बताना चाहें तो प्लीज ट्राई करें सर। मेरा निकनेम ऑलरेडी है ही, मेरे को सब बहुत से लोग मेरे को बबलू नाम से ही जानते हैं। जी सर। हाँ, मेरे क्लब में, मैं जो जुमा था व्यायाम मंदिर में, जो क्लब में अभी लास्ट में खेलता था अभी तक और जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे या उसके पहले जो भी मेरा क्लब था, मेरे जो फ्रेंड्स है वो सब मुझे बबलू नाम से ही बोलते हैं। जी सर। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कोई भी एक ऐसा क्लब जिसके तरफ से आपको अगर मौका मिले खेलने का तो आप खेलना चाहेंगे सर? जी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जय हिंद क्रीड़ा मंडल इचलकरंजी से खेलना चाहूंगा। वो बहुत बहुत डिसिप्लिन क्लब है। वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, मेरे साथ खेलते थे, तो मुझे वो क्लब से खेलने का अगर मौका मिलेगा, अभी इतनी एज में भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर वह क्लब से खेलना पसंद करूँगा। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जय हिंद मंडल के जितने भी ऑफिसर, सर, कोच जितने भी है, अगर हो सके तो एक बार फिर से सर को मौका दे, और सर जरूर आपको फिर से बहुत ही अच्छे लेवल का गेम दिखाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपने अपने पहले सैलरी से क्या किया था सर? जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पास पैसा आया था सबसे पहले, जो 99 में मुझे प्लेयर ऑफ द डे मिला था 1000 रुपीज, वो मुझे याद है। वो मैंने मेरे कैप्टन थे शैलेश चुनारा, उनको दिया था रखने के लिए, वो सब मुझे याद है। फिर उन्होंने मुझे दिया था और मैंने थोड़े शूज वगैरह मैंने लिया था, वो सब थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। स्पोर्ट्स किट आप उससे खरीदे थे सर? हाँ जी सर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फैन और वेल विशर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं इसी तरह करते रहिए, मैं अच्छा लगता है। भविष्य में, फ्यूचर में अगर आप पर कोई फिल्म बने तो आप कौन से एक्टर को अपने रोल में देखना चाहेंगे सर? मेरे बारे में अगर कोई मूवी बनता है तो मैं अक्षय कुमार को रोल देना चाहूँगा सर, क्योंकि अक्षय कुमार बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है और कोई भी रोल को बहुत ही अच्छे से वो करता है। और अंतिम क्वेश्चन ये है सर कि सर हमारे खो खो चैंपियंस और इस खो टॉक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? जी जरूर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और आप जो भी कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप ऐसा करते रहिए। आप उससे खो खो को बढ़ावा मिलेगा, और तो जो जूनियर प्लेयर से उनको भी इंस्पायरेशन मिलता है। और बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों को पता भी चलता है कि कौन से लेवल के प्लेयर जो खेल चुके हैं वो उसके बारे में आपको बताते हैं कि भाई आप लोग भी अच्छे से खेलो। आपको आगे अभी तो अच्छा भी हो गया है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। थैंक यू सर। और ये आप चालू ही रखिए। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया तो पहले से ही उनका प्रयास है कि खो खो को बहुत अच्छे से लेवल पे लेके जाए, और अभी उनका खिलाड़ियों के प्रति अभी अच्छा चल रहा है। वो लोग कुछ अल्टीमेट भी करने वाले हैं, तो और एशियन गेम्स के लिए भी चालू है उनका। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया पहले से ही खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से सोच रहा है, और जो भी है खिलाड़ियों को अच्छे लेवल पे खेलना मिले, तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। और हमारे जितने भी सर हैं, जो कि ऑफिसर है, त्यागी सर, मित्तल सर, राजीव मेहता सर, या फिर से अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन से देखे तो हल्दानिया सर, रोहित हल्दानिया सर, ये लोग बहुत ही वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग उनको बहुत ही सैल्यूट करते हैं, दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग खो खो के लिए इतना बहुत दिनों से कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, अभी तक पर आगे भी करें। जी सर। तो सर इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को खत्म करते हैं, जो कि हमारा ये 7वां एपिसोड था। और हम लोग दिल से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे इस एपिसोड में आए और हमारे इस एपिसोड को धन्य बनाए सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।